नायक, अरशद गौरिया, श्रेया सिंह, अजय सुरकर, हाँ बच्चों में कुछ कंफ्यूजन है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप लिखो जल्दी। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों में क्लास को लेके क्या कंफ्यूजन है बच्चा? क्लास को लेके क्या कंफ्यूजन है? क्लास आज दोनों चलेगा। ये 7:30 वाला क्लास है। जब तक मैं नौकरशाही और प्रोटेस्टेंट एथिक्स, दो टॉपिक आपका मैक्स वेबर का छुटा हुआ है, ये मैं 8:30 से 9:30 पढ़ाऊंगा। और फिर 9:30 बजे दूसरा बैच जो है वो आपका पार्सन्स चल रहा है और वो लगातार चलता रहेगा। तो 9:30 बजे का बैच आपका जो मेन बैच है वो लगातार चलता रहेगा। पहला 7:30 का जो एक सेकंड बैच का ब्लॉक आपके ऐप पर दिखाई दे रहा है, आज का क्लास आप उसी ब्लॉक में जाकर के करेंगे। और ये 5 दिन तक ये क्लास आपके शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल को देखो तो ये 8:30 में चलेगा, जिसमें मैक्स वेबर का छूटा हुआ मैं पढ़ा दूंगा, 2 टॉपिक छूटा हुआ है। और फिर अगेन आई रिपीट, और फिर उसके बाद से यानी अप्रॉक्स ट्यूसडे के बाद से इस बैच में, यानी जो आज 8:30 से शुरू हुआ है, ये 7:30 से पॉलिटी एंड सोसाइटी का क्लास लगातार चलता रहेगा। तो 7:30 से 9:30 पॉलिटी और सोसाइटी चलेगा लगातार। पॉलिटी और सोसाइटी खत्म होगा तो आपका रिलीजन एंड सोसाइटी चलेगा लगातार। और रिलीजन एंड सोसाइटी खत्म होगा, रिलीजन से पहले किनशिप सिस्टम लगातार चलेगा। और किनशिप सिस्टम खत्म होगा, रिलीजन एंड सोसाइटी लगातार चलेगा। जो सीक्वेंस रहा है उसी सीक्वेंस में जैसा चला है, इस तरीके से हम इस सेक्शन पे पॉलिटी एंड सोसाइटी, रिलीजन सिस्टम और किनशिप सिस्टम ये कंप्लीट कराएंगे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने का क्लास, क्योंकि इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के टॉपिक है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने का क्लास आपका यहां कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम आपको प्लान दे देंगे। तो अभी फरवरी तक का हमने आपको शेड्यूल दे दिया है और फरवरी तक का तस्वीर क्लियर होगा। फरवरी के बाद हम मार्च तक का आपको शेड्यूल दे देंगे, तो फिर तस्वीर साफ होती चली जाएगी। तो कुछ दिन आपको इस डबल क्लास का मशक्कत करना पड़ेगा। हम लोग निष्कर्ष पर यही पहुंचे हैं, जो मेरा अप्रोच है कि चाहे कोई भी बच्चा हो जिसका बैकग्राउंड नहीं है, फाउंडेशन बैच है। और फाउंडेशन बैच का मतलब होता है हम शून्य से पढ़ाएं। हमें ना मान लें कि आप लोगों को सब आता है। अगर हमें मान लें कि आप लोगों को सब आता है तो फिर हमको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं मानकर पढ़ाता हूं फाउंडेशन बैच में कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो से हो। और इस तरीके से पढ़ाने पर एक आइडिया मुझे मिल गया कि समय लगेगा, तो समय नहीं, अगर हम उसको 3 3.5 घंटे का क्लास कर दे, 3 घंटे का क्लास कर दे, 3 सवा 3 घंटे का, तो ये दिए हुए समय सीमा में पूरा होगा। इसीलिए मैंने इसको क्लास किया कि कुछ क्लासेस डबल के रूप में और कुछ क्लासेस सिंगल के रूप में चलेगा। ठीक है, तो कहीं कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो उन बच्चों की इच्छाएं भी पूरी होगी जिनको जल्दी टाइम से पूरा करना है, और उन बच्चों की इच्छाएं भी पूरी होगी जो मास में है कि जल्दी जल्दी न चला जाए, प्रॉपर पढ़ाया जाए। तो प्रॉपर पढ़ाना और प्लस 5 से 6 महीने के अंदर खत्म कर देना सिलेबस को, अभी मेरे कंट्रोल में रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। पिछले क्लास पर अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो, क्योंकि ऑथोरिटी मैंने समाप्त कर दिया है, सत्ता मैंने खत्म कर दिया है, अगर सवाल है तो सवाल लिखिए, नहीं है तो कहिए कि क्लास आगे बढ़ाया जाए।
देखता हूं साक्षी, इसके बारे में मैंने आपका सवाल सुन लिया, इस पर भी मैं प्लान कर लेता हूं धीरे धीरे। जैसे ये प्लान मैंने अभी किया तो उस पर भी मैं सोच लेता हूं, जरा एक सिनेरियो देख लूं। ठीक है, हाँ बोलिए जी। नो क्वेश्चन? और कोई है? नो क्वेश्चन? किसी के मन में सवाल है तो आप सवाल करें फटाफट, क्योंकि आज का ड्यूरेशन बड़ा कम है, 1 घंटे का ड्यूरेशन है। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। आपके स्क्रीन पर है टॉपिक का नाम, मैक्स वेबर की नौकरशाही की संकल्पना। हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, इसमें समाज के बारे में हमको पढ़ना है। पेपर 1 में समाज के बारे में, पेपर 2 में भारतीय समाज के बारे में। पेपर 1 में एक चैप्टर है थिंकर, इसमें वे लोग हैं जिन्होंने समाज के बारे में या समाज शास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम लोग इसी थिंकर को पढ़ रहे हैं। इस थिंकर में हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया, जिन्होंने समाज के बारे में लिखा था। इसमें हमने दुर्खीम को पढ़ लिया, जिन्होंने समाज और समाजशास्त्र दोनों के बारे में लिखा है। और हम अब मैक्स वेबर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र और समाज दोनों के बारे में लिखा है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र के बारे में विचार दुर्खीम के विचारों से कंपेयर करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ बहुत शानदार होगी। और समाज के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को अगर हम उन्हीं के देश के, जर्मनी के रहने वाले कार्ल मार्क्स के विचारों से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समाज के बारे में जो समझ है मैक्स वेबर के विचारों की, वो हमारी और स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। तो हम लोग समाजशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर का विचार पढ़ चुके हैं, मैक्स वेबर ने अप्रोच पढ़ चुके हैं। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर ने व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में व्यक्ति को प्रमुखता दी, व्यक्ति की चेतना को प्रमुखता दी, व्यक्ति की विवेकशीलता की क्षमता को प्रमुखता दी। मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्ति अन्य जानवरों से अलग है, एक विचारवान प्राणी है। इसी बल पर वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में बहुत सारी चीजों को बनाया, बहुत तरह की क्रिया अंतःक्रिया किया। इसीलिए व्यक्ति के पास संस्कृति और सभ्यता नाम की चीज उत्पन्न हुई, समाज नाम की चीज उत्पन्न हुई। व्यक्ति समाज का निर्माता है, व्यक्ति प्रमुख है, समाज और कुछ नहीं, व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया अंतःक्रिया के सामाजिक क्रियाओं का भिन्न भिन्न स्वरूपों का समग्र। इसलिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति की क्रिया अंतःक्रिया होनी चाहिए, सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। और चूंकि व्यक्ति की क्रिया अंतःक्रिया उसकी चेतना द्वारा, उसके मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए व्यक्ति की क्रिया अंतःक्रिया का अध्ययन करते समय उसके चेतनापरक पहलुओं के संदर्भ में उनकी क्रिया अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति, कर्ता के मनोविज्ञान के संदर्भ में उनकी क्रियाओं का विश्लेषण करना, कर्ता के इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में उनकी क्रियाओं का विश्लेषण करना। और समाजशास्त्र की प्रकृति व्याख्यात्मक विज्ञान। दुर्खीम के विपरीत मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र नेचुरल साइंस की तरह साइंस नहीं हो सकता है। सामाजिक घटनाओं के बारे में प्राकृतिक विज्ञान की तरह किसी सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसमें तो कर्ता के दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं के बारे में, कर्ता के इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं के बारे में एक समझ प्राप्त की जा सकती है, उनकी व्याख्या की जा सकती है। इंटरप्रेटिव साइंस, इंटरप्रेटिव सब्जेक्ट, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी क्या करेगा? इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कर्ता के इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं की समझ प्राप्त करेगा। यही है समाजशास्त्र, एक व्याख्यात्मक विषय के रूप में, व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में। यह था समाजशास्त्र के बारे में मैक्स वेबर का विचार। फिर हमने समाज के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को पढ़ना शुरू किया। तो मैक्स वेबर ने
समाज के बारे में विचार मार्क्स के विचारों से कंपेयर करके दिया है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पावर और ऑथोरिटी के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को पढ़ा। चूंकि मानव समाज की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें पावर रिलेशन एक प्रमुख संबंध है। शक्ति संबंध और सत्ता संबंध सामाजिक संबंधों का एक प्रमुख रूप है, सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया का एक प्रमुख रूप है। जैसे आर्थिक संबंध है, जैसे नातेदारी संबंध है, विवाह संबंध है, परिवार संबंध है, शैक्षिक संबंध है, उसी तरीके से एक शक्ति संबंध है, सत्ता संबंध है, पावर रिलेशन है, जिसका विश्लेषण पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। इसी पॉलिटिकल सिस्टम पर फोकस्ड अध्ययन शुरू किया मैक्स वेबर ने और पावर और अथॉरिटी के बारे में बहुत व्यापक, बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। मार्क्स कहते थे कि मानव समाज में शक्ति संबंधों के मूल में आर्थिक संबंध होते। मानव समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मानव समाज सामाजिक संबंधों के भिन्न भिन्न रूपों का समग्र है। मानव समाज सामाजिक क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का समग्र है और इन सामाजिक संबंधों में सबसे प्रमुख है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध समाज का आधार है और यही बाकी सारे संबंधों को निर्धारित करता है, यही शक्ति संबंधों को निर्धारित करता है। जो आर्थिक संबंधों में सर्वोपरि होता है वो शक्ति संबंधों में भी सर्वोपरि होता है, सत्ता संबंधों में भी सर्वोपरि होता है, राजनीतिक संबंधों में, शैक्षिक संबंधों में, हर तरह से वो टॉप पे होता है और नीचे वाला बॉटम पे होता है। और इस तरह के संबंध, मार्क्स की दूसरी बात थी कि इस तरह के संबंध समाज के लिए हानिकारक होते। ये संबंध न केवल शोषण पर आधारित होते हैं बल्कि इस तरह के संबंध समाज में शोषण को संभव बनाते हैं। मैक्स वेबर ने इसको खारिज किया और मानव समाज में इस तरह के शक्ति संबंध और सत्ता संबंधों को केवल आर्थिक संबंधों के दायरे से बाहर निकाल करके इसको व्यापक रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि मानव समाज में शक्ति संबंध या सत्ता संबंध को केवल इकोनॉमी प्रभावित नहीं करती है बल्कि परंपरागत मान्यताएं, व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व और राज्य द्वारा बनाया हुआ कानून, नियम, तर्कसंगत तरीके से बनाया हुआ नियम और कानून भी इस तरह के संबंधों को निर्धारित करते हैं। और इस तरह के संबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी बड़े कारगर होते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में बड़े कारगर होते हैं। और इसी संदर्भ में मैक्स वेबर ने इसी सत्ता संबंध, जब सत्ता के वो आइडियल टाइप की बात करते हैं, वो तीन प्रकार के शक्ति संबंध या सत्ता संबंध की बात करते हैं। तर्क विधिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। और तर्क विधिक सत्ता या कानूनी सत्ता, इस तर्क विधिक सत्ता के एक उदाहरण के रूप में वह नौकरशाही व्यवस्था की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। और उसी तर्क विधिक सत्ता के उदाहरण के संदर्भ में तर्क विधिक सत्ता के लाभकारी पहलुओं को दिखाने के लिए, नौकरशाही व्यवस्था के लाभकारी पहलुओं को दिखाने के लिए वह नौकरशाही व्यवस्था पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नौकरशाही व्यवस्था पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वेबर के पूरे विश्लेषण में नौकरशाही व्यवस्था सत्ता का एक आदर्श प्रारूप है, सत्ता संबंधों का एक आदर्श प्रारूप है, उसका उदाहरण है। तर्क विधिक सत्ता का एक उदाहरण है नौकरशाही व्यवस्था। यही नौकरशाही व्यवस्था मैक्स वेबर के विश्लेषण के केंद्र में है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसका क्या क्या डायमेंशन बनाएंगे, हम लोग एक नजर डालते हैं। बच्चा आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। पृष्ठभूमि और उद्देश्य हमारा ए है। मैक्स वेबर का नौकरशाही के बारे में विचार, ये आपका बी है। आलोचना, मैक्स वेबर के नौकरशाही संबंधी विचारों की आलोचकों ने क्या आलोचना की है, ये कैपिटल सी, और हम इसको मूल्यांकन और निष्कर्ष को करते हैं कैपिटल डी। इसके बाद हम लोग मैक्स वेबर का नौकरशाही व्यवस्था के बारे में क्या विचार है, इस संदर्भ में हम ज्यादा नहीं, केवल तीन पहलुओं पर, तीन डायमेंशन पे चर्चा करेंगे। एक, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था का अर्थ, स्मॉल ए हमने बना दिया। दूसरा, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था के लक्षण, स्मॉल बी। और मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था के लाभ ऑब्लिक प्रकार,
लाभ, मैंने कहा ना, लाभ ऑब्लिक प्रकार है। सत्ता के बारे में भी और नौकरशाही के बारे में भी उस समय मार्क्स का जो विश्लेषण था वो नकारात्मक विश्लेषण था। मैक्स वेबर ने इसी संदर्भ में इसके सकारात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत किया। जब हम पृष्ठभूमि और उद्देश्य की बात करते हैं, नौकरशाही व्यवस्था के बारे में जो मैक्स वेबर का विचार था उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उस समय आधुनिक पूंजीवाद का विकास शुरू हो चुका था। मार्क्स के समय का जो पूंजीवाद था वो प्रारंभिक था। कारखाना का मालिक सेठ, लठैत, मुनीब और मैनुअल वर्कर। कारखाना में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी लो लेवल। मैक्स वेबर के समय तक आते आते, यानी 1900 ईस्वी के बाद तक आते आते, खास करके अमेरिका में जो औद्योगिक संगठन विकसित हुए वहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी अधिक हो चुकी थी, उनका लेवल हाई था। फलतः इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में श्रमिक दो भागों में बंट चुका था। अब एक स्किल्ड वर्कर भी वर्कर के एक कैटेगरी के रूप में शामिल हो चुका था, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। उधर कारखाना के मालिक के स्तर पर भी काफी बदलाव हो चुका था। कारखाना का बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए मैनेजमेंट आ चुका था। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये बड़े विवेकशीलता के साथ संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, कारखाना को लाभ पहुंचाना चाहते थे, कारखाना का क्या उद्देश्य है उसको प्राप्त करना चाहते थे। मालिक भी अलर्ट था। अगर मजदूर हड़ताल करेंगे, दुखी रहेंगे, अलगावित हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा काम में, तो मन नहीं लगेगा काम में तो केवल हड़ताल ही नहीं करेंगे, झपकी आएगी। काम यदि बोरिंग हो जाएगी तो झपकी आएगी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी आ जाएगी। फाइनली नुकसान कारखाना का भी होगा, केवल श्रमिकों का नहीं होगा। इसलिए कारखाना की कार्य प्रणाली में रेशनल तरीके से सुधार होना चाहिए, तर्कसंगत तरीके से कुछ सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे कि मजदूर दुखी ना हो, बहुत ज्यादा अलगावित ना हो, काम में उनको मन लगे। काम में मन लगेगा तभी प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होगी और तभी कारखाना को लाभ होगा। तो कारखाना के मालिकों ने अपने लाभ के लिए ही सही, अपने लाभ के लिए ही सही कारखाना की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का निर्णय लिया और पढ़े लिखे लोगों को एक मैनेजमेंट के रूप में बहाल किया जो कारखाना के लक्ष्य को प्राप्त करने पे पूरा ध्यान देंगे, जो तर्कसंगत तरीके से सब कुछ करेंगे और कारखाना को एज ए ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे और लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये कारखाना के मालिक के स्तर पर बदलाव था। पहले का सेठ, मुनीब और लठैत की जगह पर एक पढ़ा लिखा प्रबंधक वर्ग आ चुका था और मजदूरों के लेवल पर बदलाव था। पहले का केवल मैनुअल वर्कर की जगह पर अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण एक कुशल श्रमिक का वर्ग भी इसके साथ जुड़ चुका था। कुशल श्रमिकों की सैलरी ऑलरेडी उच्च हो चुकी थी और अकुशल श्रमिकों की सैलरी में भी सुधार आया था, उनकी स्थिति में भी सुधार आया था। ये बात ध्यान रहे। मैं पूंजीवाद के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को एक से बता रहा हूं कि उस समय कैसा पूंजीवाद हुआ था। इधर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की बात भी उठने लगी थी। कई जगहों पर कारखाना में जब मजदूरों ने हड़ताल किया तो कारखाना के मालिक के स्तर पर ही सुधार नहीं हुआ, राज्य के स्तर पर भी हुआ कि भाई हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तो एक माहौल बना था, एक बदलाव आने की संभावना हो रही थी और एक तरह से कहिए तो आधुनिक पूंजीवाद की पृष्ठभूमि शुरू हो चुकी थी अमेरिका में। तो मैक्स वेबर ने जिस औद्योगिक संगठन को देखा, जिस पूंजीवाद को देखा, वो काफी हद तक तर्कसंगत तरीके से सोच विचार करके विवेकशीलता के साथ प्रबंधक, तकनीशियन, मजदूर, मालिक सभी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए थे। अब पहले जैसा नहीं था। नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेज का शासन। ब्यूरोक्रेसी, मेज का शासन। इसका हिंदी लोगों ने किया प्रशासन तंत्र।
नौकरशाही, अधिकारी तंत्र, अधिकारी कर्मचारी तंत्र, अधिकारियों कर्मचारियों का शासन, सोचने वाली बात है। अभी तक तो हमारे दुनिया में शासन के जो स्वरूप देखे गए थे वो कौन से स्वरूप देखे गए थे? पहले शासन का स्वरूप था हमारे कबीले के सरदार के रूप में। जब हम खाद्य संकलन और शिकारी अर्थव्यवस्था में थे तो हमारे 10, 20, 50 लोगों का झुंड होता था और झुंड का जो हेड होता था वही शासक होता था। पावर रिलेशन का, ऑथोरिटी रिलेशन का रूप वही था। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और वो कबीला 2, 4, 5, 10, 20 हजार की संख्या में आ गया, अलग अलग। तो पूरे कबीले का एक सरदार, सरदारों का सरदार बना। फिर कई कबीलों का सरदार एक सरदार बना, कई कबीलों ने उस कबीले को हरा दिया, सामंत बना। फिर कई सामंत कृषि अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ, राजतंत्र आया, राजा आया। राजा ही शासन का संचालन करता था। प्रारंभिक जो राज्य था वो केवल और केवल रक्षात्मक राज्य था। मतलब राजा होते थे, एक मंत्री होता था और एक सेनापति होता था। राजा युद्ध लड़ता था, इसलिए उसके पास रक्षा के सिवा और अपने नागरिकों की रक्षा करता था अन्य कबीलों से, अन्य राज्यों से, और उसके बदले में अपने नागरिकों से वो कुछ ले लेता था। बाकी राजा के पास कोई और मिनिस्ट्री नहीं था, कोई और कुछ काम नहीं था, कोई काम ही नहीं था, युद्ध के सिवा और कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे राज्य के विकास के साथ राज्य की प्रकृति में बदलाव आया। जैसे ही लोकतांत्रिक राज्य आया, राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी संभाल दिया। राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी ले लिया। यानी राज्य ने रक्षात्मक कार्य भी करना शुरू कर दिया और राज्य ने आंतरिक सुरक्षा का काम भी करना शुरू कर दिया। रक्षात्मक मतलब बाह्य दुश्मनों से रक्षा। रक्षा मंत्रालय बाह्य दुश्मनों से भारत की रक्षा करती है और गृह मंत्रालय देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम करती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। तो रक्षा और सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो प्रारंभिक राज्य केवल रक्षात्मक राज्य था, सेना। सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट जो आता है वो रक्षात्मक राज्य के साथ प्रशासनिक राज्य का उद्भव होता है। राज्य लॉ एंड ऑर्डर का काम भी शुरू कर देती है और लॉ एंड ऑर्डर के काम करने के लिए ढेर सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होती है। राज्य ढेर सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, जैसे भारत में हुआ। अंग्रेजों के आने के पहले भारत एक केवल और केवल रक्षात्मक राज्य यहां पर हुआ करता था। अलग अलग ढेर सारे राज्य थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम वो राज्य नहीं करते थे। लॉ एंड ऑर्डर के काम के लिए ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, परंपरागत ग्राम पंचायतें, जाति पंचायतें हुआ करती थी, या सामाजिक प्रशासन के लिए भी बहुत सारी पंचायतें हुआ करती थी, जैसे खाप पंचायत। ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का काम करते थे। फिर राजा, राजा की सेना, मंत्री। कुछ अन्य कामों का उल्लेख भारत के अलग अलग काल में मिलता है। आप अगर पाटलिपुत्रा के काल में चले जाओगे, चंद्रगुप्त के काल में चले जाओगे, तो होता है कि भाई राज्य कुछ और काम भी करता था। कौटिल्य ने राज्य के कार्यों के संदर्भ में, राज्य के विभागों के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। वहां पर दिखाई देता था कि कुछ और विभाग थे, लेकिन सामान्य रूप से केवल रक्षात्मक राज्य ही था। बहुलता रक्षात्मक राज्यों की ही थी। अकबर के काल में शेर शाह ने सड़क बनवाया तो कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देती है, एक्टिविटीज, बट वेलफेयर स्टेट नहीं था, रक्षात्मक राज्य था। अंग्रेजी शासन काल में प्रशासनिक राज्य का भारत में विकास हुआ। प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्य को कई भागों में बांटा गया। एसपी, डीएम की बहाली, आईसीएस, पीसीएस की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। फॉरेस्टर, रेंजर, कोतवाल। अब किसी के यहां झगड़ा होता था तो पंचायत में न जाकर के सीधे थाना में चले जाते थे। थाना स्थापित किया गया, न्यायालय व्यवस्था को लागू किया गया, प्रशासनिक राज्य आया। तो आप दिमाग लगा सकते हो। और बाद में फिर वेलफेयर स्टेट आया। मुख्य रूप से जब भारत आजाद हुआ, ऐसे अंग्रेजी शासन काल में भी राज्य ने कुछ वेलफेयरिज्म का काम या कुछ और काम करना शुरू कर दिया था, परिवहन वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें। लेकिन वास्तविक रूप में लोक कल्याणकारी राज्य का आगमन अंग्रेजी शासन काल में हुआ। इसलिए मुख्यतः शिक्षा मंत्रालय
समाज कल्याण मंत्रालय की हम बात करें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो नाम बन गया था, तो इस तरीके से ढेर सारे मंत्रालय आ गए। यही हाल यूरोप का था। मार्क्स के समय में केवल लोकतंत्र आ चुका था, लॉ एंड ऑर्डर का काम राज्य ने करना शुरू कर दिया था, और लॉ एंड ऑर्डर के काम के लिए ढेर सारे अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, और यही अधिकारी और कर्मचारी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करते थे। इसीलिए इस तंत्र को अधिकारी तंत्र की संज्ञा दी जाती है। ब्यूरोक्रेसी इसी को कहा गया, और इसी ब्यूरोक्रेसी का एक हिंदी रूपांतरण अधिकारी तंत्र, मेज का शासन, नौकरशाही व्यवस्था, और आपके पॉलिटी के शब्दों में कार्यपालिका। समझ में आ चुका होगा, कार्यपालिका। तो मैक्स वेबर के समय में नौकरशाही व्यवस्था का यही रूप था, स्टेट ब्यूरोक्रेसी के रूप में था। मार्क्स के समय में और मार्क्स के समय में यह स्टेट ब्यूरोक्रेसी जमकर इसको क्रिटिसाइज किया जाता था। इस स्टेट ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये इसमें एक बार आदमी फंस गया तो जल्दी काम नहीं होगा, लकीर का फकीर, डैश 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 डैश, जूते घिस जाएंगे कर्मचारियों अधिकारियों के पीछे पीछे चलते हुए। मार्क्स ने कहा कि ये नौकरशाही व्यवस्था जो है ये पूंजीपतियों के फेवर में काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। ये नौकरशाही व्यवस्था जो है वो राज्य का एक साधन है, राज्य का हथियार है, और राज्य किसकी जेब में है? पूंजीपतियों की जेब में। तो पूंजीपति जो है वो राज्य के माध्यम से, नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से, राज्य और नौकरशाही व्यवस्था को एक साधन के रूप में यूज करके अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राज्य या नौकरशाही व्यवस्था केवल पूंजीपतियों के लिए, हैब्स के लिए लाभकारी होती है, समाज के लिए हानिकारक होती है। ये शोषण के साधन के रूप में काम करती है, ये हमेशा पूंजीपतियों के पक्ष में काम करती है, आम जनता के लिए टैस 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 टैस। इस तरह से जर्मनी में कार्ल मार्क्स और अन्य विद्वान भी नौकरशाही व्यवस्था का नकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे थे। ध्यान से सुनो, मैक्स वेबर ने इसी नौकरशाही व्यवस्था को अपने विश्लेषण के लिए चुना। पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। मैक्स वेबर ने इसी नौकरशाही व्यवस्था को अपने विश्लेषण के लिए चुना, और मैक्स वेबर वो पहला विद्वान था, पहला प्रमुख विद्वान था जिन्होंने नौकरशाही व्यवस्था को नकारात्मक विश्लेषण के दायरे से बाहर निकाला, नौकरशाही व्यवस्था को नकारात्मक विश्लेषण के दायरे से बाहर निकाला और इसका एक सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, इसका एक सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ठीक है, सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब बताओ कि जो नौकरशाही व्यवस्था पूंजीपतियों के फेवर में काम कर रही थी, उसको अचानक सकारात्मक कैसे कर देगा मैक्स वेबर? मैक्स वेबर ने कहा, मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु बनाया। नौकरशाही व्यवस्था को मैक्स वेबर ने कहा एक क्रिया अंतःक्रिया का एक रूप है, लेकिन ये व्यक्तिक क्रिया अंतःक्रिया का रूप नहीं है, ये सामूहिक क्रिया अंतःक्रिया का रूप है। नौकरशाही व्यवस्था एक सांगठनिक क्रिया अंतःक्रिया का रूप है, किसी संगठन में किए जाने वाले क्रिया अंतःक्रिया का रूप है। संगठनिक क्रियाकलाप जहां ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी, ढेर सारे लोग संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ढेर सारे लोग अपने द्वारा निर्धारित किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं, संगठन के द्वारा निर्धारित संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे लोग तर्कसंगत तरीके से काम करते हैं। तार्किक क्रिया, तार्किक सत्ता, ध्यान से सुनना, जहां ढेर सारे लोग तर्कसंगत तरीके से काम करते हैं, तर्कसंगत तरीके से काम करते हैं, जहां ढेर सारे लोग तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों के अनुसार काम करते हैं और तर्कसंगत तरीके से
इन नियमों को क्यों बनाया जाता है? संगठन में काम करने के इन तरीकों को, इन नियमों को क्यों बनाया जाता है? तर्कसंगत तरीके से संगठन में काम करने के लिए नियमों को क्यों बनाया जाता है? ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। हमेशा ध्यान रखना, मैक्स वेबर के विश्लेषण के केंद्र में है मनुष्य की विवेकशीलता की क्षमता। मैक्स वेबर कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यही विवेकशीलता की क्षमता उसे अन्य जानवरों से पृथक करती है। इसी विवेकशीलता की क्षमता के बल पर मनुष्यों ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न तमाम तरह की समस्याओं का समाधान किया है। इसी विवेकशीलता की क्षमता के बल पर उसने प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहा है। जिस उत्पादन की शक्ति की चर्चा मार्क्स करते हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रकृति पर नियंत्रण की ताकत या क्षमता, इस प्रकृति पर नियंत्रण या ताकत की क्षमता के मूल में व्यक्ति की यही विवेकशीलता है, जो अपने समक्ष आने वाली हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। व्यक्ति केवल परंपरागत क्रिया नहीं करता, केवल भावात्मक क्रिया नहीं करता, केवल मूल्यात्मक क्रिया नहीं करता, तार्किक क्रिया भी करता है। यही तार्किकता, विवेकशीलता व्यक्ति की पहचान है। और इसी विवेकशीलता का प्रयोग करते हुए संगठन के लक्ष्य को कैसे बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाए, इसके लिए कुछ नियमों की रचना की जाती है। और ढेर सारे लोग इन्हीं नियमों के तहत संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे होते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों के, सांगठनिक क्रियाकलापों के इसी रूप को, क्रिया अंतःक्रिया के इसी रूप को नौकरशाही व्यवस्था कहा जाता है, प्रशासन तंत्र कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी और कुछ नहीं, सांगठनिक क्रियाकलाप का एक टाइप है। कैसा टाइप? तो जहां ढेर सारे लोग तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों के तहत काम करते हैं, ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। और यहां पर और बहुत सारी चीजें तर्कसंगत तरीके से की जाती है। यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। एक निश्चित परीक्षा प्रणाली के तहत किया जाता है। एग्जाम लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। क्यों? एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। सोचने वाली बात है। क्यों? ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। अगर संगठन का लक्ष्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस का काम है, तो वहां फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। तो जो अर्हताएं निर्धारित की जाएगी कि इतना हाइट, इतना चेस्ट, इतना दौड़ना, डैश डैश डैश, किस बात को ध्यान में रख करके अर्हता का निर्धारण किया जाता है अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए? संगठन के काम को ध्यान में रख करके, संगठन के लक्ष्य को ध्यान में रख करके, कि किस तरह के लोगों का चयन किया जाए ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। ये क्या है? ये रेशनलिटी है। ये रेशनलिटी है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो ऐसा सब कुछ करता है। संगठन के लक्ष्य को बढ़िया से प्राप्त करने के लिए वैसे व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी के रूप में चुना जाता है जो योग्य होते हैं। और फिर चयन के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। सोचने वाली बात है, किस दिशा में ट्रेनिंग दिया जाएगा? ट्रेनिंग की रूपरेखा क्या होगी? आईपीएस की ट्रेनिंग की रूपरेखा अलग होती है, कमांडो की ट्रेनिंग की रूपरेखा अलग होती है, आईआरएस की ट्रेनिंग की रूपरेखा अलग होती है, दरोगा की ट्रेनिंग की रूपरेखा अलग होती है, और एक डॉक्टर की ट्रेनिंग की रूपरेखा अलग होती है। तो ट्रेनिंग का रूपरेखा क्या होगा, इसका निर्धारण भी तर्कसंगत तरीके से किया जाता है। किस बात को ध्यान में रखकर? संगठन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर, उन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखकर उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उनको
अलग अलग पदों पर पदस्थापित किया जाता है। जो संगठन के काम है उनको कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम। मान लीजिए संगठन अगर कोई कंपनी है तो इसको कई भागों में बांट दिया गया। एक प्रोडक्शन डिवीजन कर दिया गया, एक स्टोर डिवीजन कर दिया गया जहां प्रोडक्शन का माल स्टोर होगा, एक रॉ मटेरियल डिवीजन कर दिया गया, एक मार्केटिंग सेल्स डिवीजन कर दिया गया, एक मार्केटिंग डिवीजन कर दिया गया, एक फाइनेंस डिवीजन कर दिया गया। 5-6 भागों में बांट दिया गया। हर डिवीजन के लिए एक डिविजनल हेड, जीएम आदि आदि बहाल कर दिया गया। सबका एक हेड बना दिया गया। कारखाना का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, उस कारखाना के ढेर सारे विंग, डिवीजन, फिर उसके अंदर ढेर सारे विंग। मार्केटिंग अगर करना है तो मार्केटिंग को एरिया में बांट दिया गया, एरिया मैनेजर, एरिया डैश डैश डैश। इस तरह से अलग अलग काम को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग व्यक्तियों और समूहों को करने के लिए दे दिया गया। और जब व्यक्तियों को बहाल किया गया तो इनको किस काम के लिए पदस्थापित करना है उसके लिए किया गया। यानी हम कहें तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के सिद्धांत के तहत इन अधिकारियों कर्मचारियों को काम बांट दिया गया। और किस पद पर पदासीन अधिकारी कर्मचारी को क्या काम करना है, इन कामों को नियमों के तहत निर्धारित कर दिया गया। देखो ये सब किस तरीके से, किस आधार पर किया जा रहा है। भावात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, मैक्स वेबर कहते हैं विवेकशीलता, ये तार्किक क्रिया अंतः क्रिया का एक रूप है। जहां तर्क संगत तरीके से सारी चीजें की जा रही है, निर्धारित कर दिया गया ताकि सभी इन्हीं नियमों के तहत काम करें, सभी इन्हीं नियमों के तहत काम करें। सभी अधिकारी कर्मचारी श्रम विभाजन और विशेषीकरण की व्यवस्था के तहत पदस्थापित कर दिए गए। और हर पद से जुड़े जो नियम हैं, इन्हीं लिखित नियमों के तहत, सारे इन्हीं नियमों के तहत काम कर रहे हैं। फिर और तर्कसंगत तरीके से विचार किया गया तो सोचा गया कि यह काम बढ़िया से कैसे होगा, इस काम को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए। तो हुआ कि नहीं, इन विभिन्न पदों पे आसीन लोगों को एक सोपानिक व्यवस्था के तहत जोड़ा जाए और हर पदाधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी को अपने से ऊपरी अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। जब कोई अधिकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति कहीं ना कहीं किसी न किसी को रिपोर्ट तो करेगा ना, तो अपने अपने ऊपरी अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होगा, उसकी जवाबदेही होगी वहां पर। हमने काम किया, ये किया, नहीं किया। तर्क विधिक सत्ता, जहां और ये तर्क विधिक सत्ता तार्किक रूप से बनाए हुए नियमों के तहत ऊपरी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि तुम अपने नीचे के अधिकारी को आदेश दे सकते हो। नीचे के अधिकारी को एक ड्यूटी के रूप में निर्धारित किया गया कि आपकी ड्यूटी है कि आप अपने से सीनियर के आदेशों का पालन करेंगे, अपने कार्यों के प्रति अपने सीनियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके से एक सोपानिक व्यवस्था का, हायरार्किकल सिस्टम का निर्माण किया गया। सोपानिक व्यवस्था, एक के ऊपर के ऊपर के ऊपर, ये पिरामिडीय रूप में, सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके ऊपर ढेर सारे या सीईओ, उसके नीचे ढेर सारे डिविजनल मैनेजर या डिविजनल हेड कहो, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। फिर उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड, फिर उसके नीचे अलग अलग, ऐसे सोपानिक रूप से सत्ता संबंधों की एक श्रृंखला के तहत इनको व्यवस्थित कर दिया गया। अब सबको, अब हर पद से जुड़ी एक व्यवस्था बन गई, हर पद पे वैकेंसी निकली, हर पद के क्या काम है इसके अकॉर्डिंगली लोगों की नियुक्ति की अर्हताओं का निर्धारण किया गया और वैसे ही लोगों को नियुक्त किया गया परीक्षा प्रणाली के तहत, इंटरव्यू के तहत। उसी काम के अकॉर्डिंगली उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देकर के उनको उन पदों पर पदस्थापित किया गया। उन पद पे रहते उनको क्या काम करना है पहले से नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों के तहत वो काम करते हैं।
किसके प्रति उनको उत्तरदायी होना एक सोपानिक सत्ता संरचना बनी हुई है, वो अपने ऊपर सीनियर के प्रति होते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ये सब क्यों किया गया? ये सब क्यों किया गया? ये सब तर्कसंगत तरीके से ये सारी चीजें की गई। ये व्यक्ति की विवेकशीलता की क्षमता को दर्शाती है, ये व्यक्ति की तार्किकता की क्षमता को दर्शाती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि और समाज और कुछ नहीं है, सामाजिक परिवर्तन और कुछ नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन है। एक लाइन यहां ध्यान रखना, ये तार्किकीकरण की एक प्रक्रिया है, जहां समाज बंदर से आदमी और आदमी से जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, और इस मानव समाज के उद्विकास के साथ व्यक्ति के क्रियाकलापों पर तार्किकता का प्रभाव प्रबल होता गया। जनजातीय समाज में व्यक्ति के क्रियाकलापों में तार्किकता का प्रभाव कंपैरेटिवली कम था, ग्रामीण समाज में और ज्यादा, नगरीय समाज में और ज्यादा। नगरीय समाज में व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं तार्किक होती है, बाकी भी होती है बट अधिकांश क्रियाएं, वेबर कहता है, तार्किक होती है। आधुनिक औद्योगिक समाज में अधिकांश क्रियाएं तार्किक होती है। इसलिए समाज में जो परिवर्तन और विकास हुआ, ये प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन के माध्यम से हुआ, तार्किकीकरण की प्रक्रिया, जहां समाज कम रेशनल से अधिक रेशनल की तरफ बढ़ता है, जहां समाज कम रेशनल से अधिक रेशनल की तरफ बढ़ता है। वेबर के शब्दों में अगर हम जर्मन शब्दों में कहें तो वर्ट रेशनलिटेट सोसाइटी से ज्यूक रेशनलिटेट सोसाइटी की ओर परिवर्तन होता है। अगेन आई रिपीट, वर्ट रेशनली सोसाइटी से या वर्ट रेशनल सोसाइटी से जेक रेशनल सोसाइटी की ओर परिवर्तन होता है। वर्ट रेशनल मतलब मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज से लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज की ओर परिवर्तन होता है। यानी पहले के समाज में मूल्यों की प्रधानता, आधुनिक समाजों में लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। ये मनुष्य की विवेकशीलता की क्षमता के कारण संभव हुआ। और ये नौकरशाही व्यवस्था वो कुछ नहीं है, झूठ मूठ का इसको निगेटिव, ये करता है वो करता है, अरे भाई राज्य नौकरशाही वहां पर कम करने में गड़बड़ी है, वो अलग संदर्भ है। नौकरशाही का मतलब होता है सांगठनिक क्रियाकलापों का एक तर्कसंगत तरीका, सामूहिक क्रियाकलापों का एक तर्कसंगत तरीका, जहां ढेर सारे लोग तर्कसंगत रूप से बनाए हुए नियमों के तहत काम करते हुए संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते, मिलजुल कर काम करते हुए संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते, सोपानिक सत्ता संरचना के तहत काम करते हुए संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते। और यही नहीं, इसमें और तार्किकता से इस पर विचार किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी कर्मचारी अगर काम करेगा तो उसके काम के पीछे मोटिवेशन क्या होगा? एक निश्चित वेतन। मैक्स वेबर कहते हैं निश्चित वेतन, निश्चित नौकरी। मैक्स वेबर ने महसूस किया था मार्क्स के समय में जब चाहे तब मजदूरों को हटा दिया जाता है। अमेरिका में मैक्स वेबर ने देखा कि नहीं भाई, यहां तो नौकरी परमानेंट टाइप की है, 30 साल तक मजदूरों को टेंशन नहीं करना है, और टेंशन करेगा बेचारा मजदूर तो फिर वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। प्रबंधक ने तर्कसंगत तरीके से इस पर विचार किया और कहा कि मजदूर जा अस्थायी नौकरी कर, तुम्हारी अस्थायी 30 साल तक तुम्हारी नौकरी परमानेंट है, जैसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी का होता है। विधिवाद समझ में आ रही है? परमानेंट नौकरी, अस्थायी नौकरी, निश्चित वेतन, अन्य भत्ते भी समय समय पर। ये सब किस लिए? ताकि मजदूर अलगावित न हो, ताकि मजदूर का काम में मन लगे, उसको अच्छी सैलरी, परिवार वगैरह के बारे में वो निश्चिंत रहे। और संगठन के लक्ष्य को श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्त किया जाए, संगठन के लक्ष्य को श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्त किया जाए। यही है मैक्स वेबर का नौकरशाही व्यवस्था के बारे में विचार। एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया, और मैंने जब दिया तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मार्क्स से कंपेयर करके दिया। यानी मैक्स वेबर का विचार केवल स्टेट ब्यूरोक्रेसी के विश्लेषण तक फोकस नहीं है। मैक्स वेबर का विचार जिस नौकरशाही व्यवस्था पर फोकस्ड है, वो नौकरशाही व्यवस्था संगठनों की नौकरशाही व्यवस्था है, औद्योगिक संगठनों की नौकरशाही व्यवस्था है, कारपोरेट की नौकरशाही व्यवस्था। स्टेट नौकरशाही भी उसी का एक पार्ट है,
वो कहते हैं स्टेट नौकरशाही चाहे वो कारपोरेट नौकरशाही, ये दोनों सांगठनिक क्रियाकलापों का एक तर्कसंगत तरीका है। सांगठनिक क्रियाकलापों का एक तर्कसंगत तरीका है। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो जाता है तो उसका दोष है, ये उसका दोष है। भ्रष्ट होकर वो पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने लगता है तो उसका दोष है, जैसा कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देता है। वेबर इस बात को स्वीकार करते कि जैसा राज्य नौकरशाही में दिखाई देता है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने लगते हैं, पूंजीपतियों के हितों को सिद्ध करने में लग जाते हैं, पूंजीपतियों द्वारा अपने हितों को सिद्ध करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उनका दोष है। ये एज ए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक सिस्टम का दोष नहीं है। ये नौकरशाही व्यवस्था का दोष नहीं कहा जाएगा। ये नौकरशाही व्यवस्था के इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर जो अधिकारी कर्मचारी वही भ्रष्ट हो जाए, वही अपने काम को ढंग से न करे, जो उसका सबसे सीईओ हो इतना ढीला हो, इतना लुंज पुंज हो कि अधिकारी कर्मचारी नियमों से हटकर व्यवहार करने लगे, तो इससे हम नौकरशाही व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे। हम कहीं ना कहीं उसके कार्य करने के तौर तरीके में ढिलाई पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, सीईओ के कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। नौकरशाही व्यवस्था तो संगठनिक क्रियाकलापों का, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था तो संगठनिक क्रियाकलापों का वो तर्कसंगत तरीका है जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्य को शानदार तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि इससे बेहतर तरीके से संगठन के लक्ष्य को कभी और किसी और तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नौकरशाही व्यवस्था, हमेशा याद रखो, वेबर का कोई भी चीज क्रिया अंतःक्रिया का रूप, तो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नौकरशाही व्यवस्था मतलब एक विशेष तरह की क्रिया अंतःक्रिया का रूप सबसे श्रेष्ठतम साधन है। तार्किक क्रिया अंतःक्रिया का रूप, तार्किक सांगठनिक क्रिया अंतःक्रिया का रूप, तर्कसंगत तरीके से सामूहिक और संगठनिक क्रियाकलाप संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बेहतर क्रियाकलाप है, बेहतर तरीका है। नौकरशाही व्यवस्था सबसे बेहतर तरीका है संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था के लाभकारी पहलुओं की चर्चा की, लाभ और प्रकार्य मैंने वहां पर दे दिया है। यही है मैक्स वेबर का नौकरशाही व्यवस्था के बारे में विचार। डन। तो हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पृष्ठभूमि और उद्देश्य है, आप देख सकते हो बच्चा। पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य। पृष्ठभूमि वेबर कालीन यूरोप में, आपके सामने स्क्रीन पर है, मैक्स वेबर के समय के यूरोप में सांगठनिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु नौकरशाही व्यवस्था के प्रचलन में वृद्धि हुई थी। यह प्रचलन का मतलब है कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी के अलावा खास करके अमेरिका में कारपोरेट में, औद्योगिक संगठनों में भी इस तरह के क्रियाकलाप संचालित होने लगे थे, वृद्धि हुई थी। मार्क्स एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि है, मार्क्स एवं अन्य विद्वानों द्वारा इस नौकरशाही व्यवस्था का नकारात्मक विश्लेषण किया जा रहा था। मैं बता चुका हूं, नकारात्मक विश्लेषण किया जा रहा था। लौ पिंजर बताया जा रहा था, लकीर का फकीर बताया जा रहा था। मैक्स वेबर के अध्ययन का उद्देश्य, मैक्स वेबर के अध्ययन का उद्देश्य बड़ा क्लियर था। नौकरशाही व्यवस्था को नकारात्मक विश्लेषण के दायरे से बाहर निकालकर इसका सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना। नौकरशाही व्यवस्था को उस समय के विद्वानों द्वारा किए जा रहे नकारात्मक विश्लेषण, यह भी बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि उस समय नकारात्मक विश्लेषण इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय स्टेट ब्यूरोक्रेसी का प्रचलन था। इसलिए अगर कोई विद्वान नकारात्मक विश्लेषण कर रहा था तो उसके दिमाग में स्टेट ब्यूरोक्रेसी दिखाई दे रहा था। मैक्स वेबर ने जब ब्यूरोक्रेसी पर लिखा तो उसके सामने स्टेट ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बल्कि जो अमेरिका में आधुनिक औद्योगिक संगठनों में ब्यूरोक्रेसी दिखाई दिया उस पर फोकस्ड होकर के लिखा। इसके महत्व को स्थापित करना, इसके प्रकारों की चर्चा करना, इसके लाभकारी पहलुओं की चर्चा करना। ठीक है। पूंजीवादी समाज की कार्य प्रणाली
एवं सत्ता संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत करना। पूंजीवादी समाज की कार्यप्रणाली एवं सत्ता संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत करना, यह भी इनका एक उद्देश्य था। यह भी इनका एक उद्देश्य था, पूंजीवादी समाज की कार्यप्रणाली एवं सत्ता संरचना। डन। पूंजीवादी समाज में कैसे काम किया जा रहा है, आधुनिक औद्योगिक संगठनों में कैसे काम किया जा रहा है। अब मार्क्स वाला काम का तरीका बदल चुका था, अब आधुनिक पूंजीवाद आ चुका था। तो पूंजीवादी समाज की कार्यप्रणाली और यहां सत्ता संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत करना। नौकरशाही व्यवस्था में कैसे तर्क विधिक सत्ता के साथ लोग जुड़ करके काम कर रहे थे, सत्ता संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत करना। और तीसरा, पूंजीवाद के बारे में मार्क्स के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन और एक आशावादी विचार प्रस्तुत करना। पूंजीवाद के बारे में एक निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन, नौकरशाही व्यवस्था ही नहीं, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के बारे में भी जो मार्क्स का निराशावादी दृष्टिकोण था, एक आशावादी कि मार्क्स भैया चिंता की बात नहीं है, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है, इसी तर्कशीलता के बल पर, विवेकशीलता के बल पर वो अपनी समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक रूप से करता आया है। औद्योगिक संगठनों में जो समस्याएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, जो नकारात्मकता है जिसकी चर्चा आपने किया है, मनुष्य अपने विवेकशीलता के बल पर इसको सॉर्ट आउट करेगा, समाधान होगा। चिंता करने की बात नहीं है कि पोलराइजेशन होगा, संकेंद्रण होगा, वर्ग ध्रुवीकरण होगा, हिंसक क्रांति होगी, सब ध्वस्त होगा और नई की रचना होगी। नहीं नहीं नहीं, पूंजीवाद के प्रति इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने इसी तार्किकता के बल पर, इस तार्किकता की क्षमता के बल पर चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। मानव समाज का विकास ही प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन के रूप में हुआ है, जहां निरंतर व्यक्ति अपने तर्कसंगत क्रियाकलापों के द्वारा अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान किया है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है। इस औद्योगिक संगठन में, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। यही था मैक्स वेबर का उद्देश्य। बच्चा हो गया है 9:30 का टाइम, तो अब हम पार्सन शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं अब समझ लिया आज कि हमको कब से कैसे करना है, तो मैं विचार कर लेता हूं और 2-4-5 क्लास में इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। तुरंत मैं 2 मिनट में आता हूं, आप शिफ्ट कर जाओ दूसरे वाले सिस्टम पे, 2-3 मिनट का गैप ले लो, 35 में मैं आ जाऊंगा और आप शिफ्ट करो दूसरे जो ऐप पे आपका 9:30 बजे वाला क्लास दिखा रहा है, उस पर आप चले जाओ। ठीक है, वहां हम लोग पार्सन शुरू करते हैं। थैंक यू।